हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन वॉलंटरीली भी आप ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, यानी वॉलंटरी भी होता है, ये ऑटोमेटेड भी होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है और डिफरेंट ट्रांजेक्शन, डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन पे क्या इफेक्ट होगा ब्रीदिंग पैटर्न पे। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज न्यूरल रेगुलेशन जो आज करेंगे एंड अदर इज केमिकल रेगुलेशन जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूरल रेगुलेशन समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियाई या एरियाज होते हैं हमारे जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ओके, तो चलो देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ किया है। सो दिस इज मिड ब्रेन है ये, ठीक है। ये मैंने पोन्स ड्रॉ किया है, सो दिस मच इज पोन्स, ठीक है। और ये है मेडुला। ओके, तो पोन्स और मेडुला में ही सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक पोन्स को अगर हम रोस्ट्रल और कॉर्डल दो एरियाज में डिवाइड करें तो बेसिकली ब्रेन स्टेम में ही कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमने कैसे जाना? बेसिकली हमने जब भी स्टिमुलेट किया कुछ एरियाज को और ब्रीदिंग पैटर्न उससे अराइज हुए, तब हमें पता चला कि हाँ, यहाँ से स्टिमुलेट करने पे इंस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ से स्टिमुलेट करने पे एक्सपिरेशन हो रहा है। तो उन एरियाज का हमने नाम रख दिया कि ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन है, ये एक्सपिरेटरी न्यूरॉन है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ब्रेन स्टेम में कहाँ कहाँ स्प्लाइड जो न्यूक्लियाई हैं, डिफ्यूज न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो तब हमें पता चला कि ये कुछ एरियाज हैं जो रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ पोन्स। पोन्स में दो एरियाज हैं। एक एरिया है जो कि हमारा रोस्ट्रल एरिया होता है, मतलब एक रोस्ट्रल है, एक कॉर्डल है। दो एरियाज हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। एक का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, फिर कॉर्डल एक एरिया है पोन्स में जिसका नाम है एपनेस्टिक सेंटर। फाइन, ये हो गए पोन्स के एरियाज। हम जानेंगे इनका क्या रोल है। लेट्स जस्ट डिस्कस कि क्या क्या नाम है उन एरियाज की, ठीक है। तो दो एरियाज का पता चल गया। पोन्स में है जो वो है न्यूमोटैक्सिक और एपनेस्टिक सेंटर। जानेंगे इनका क्या रोल है, ऐसा नाम क्यों पड़ा, ठीक है। अब मेडुला में जो है, मेडुला में बेसिकली क्या है, ये डिफ्यूज न्यूक्लियाई की एक शीट है जिसे हम बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। मतलब कुछ है जो डोर्सल साइड है, कुछ है वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल जो पूरी चेन है उसको बोलते हैं हम VRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है ये दिस इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। अब जो बीच में आप ब्लू कलर का देख रहे हैं दैट इज डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मतलब वो पीछे की तरफ है। तो इसको हम बोलेंगे DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो VRG है इसका जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है VRG का, ये मतलब एक तो इसी का रोस्ट्रल पार्ट है, एक कॉर्डल पार्ट है, ठीक है। वो एक फंक्शन प्ले कर रहा है, बट बीच में कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन जो है इन सारे वेंट्रल ग्रुप से बहुत ज्यादा डिफरेंट मिला, ठीक है। डिफरेंट कैसे मिला बताते हैं। तो बेसिकली इसका नाम रखा गया प्री-बोर्टजिंगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको भी रख लेते हैं। हमने जितने एरियाज के अब तक नाम पढ़े हैं वो मैंने इस तरीके से रख लिए हैं ताकि हम इनके बीच का इंटरेक्शन देख पाए, आखिर कैसे ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्री-बोर्टसी को और लिख लेते हैं साथ में, ठीक है। लेवल लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, तो ये लेवल भी यहाँ पे है, प्री-बोर्टसी। व्हाट इज दिस? दिस इज प्री-बोर्टजिंगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी है प्री-बोर्टसी। तो ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, डोंट वरी, आप लिख सकते हैं प्री-बोर्टसी भी। ओके, तो अब देखते हैं हम कि रेस्पिरेशन, आखिर ये सारे न्यूरॉन्स के ग्रुप जो है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको रेस्पिरेशन न्यूरल रेगुलेशन अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं। तो अब देखो, इस बात को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए इंस्पिरेशन जो प्रोसेस है दैट इज एक्टिव प्रोसेस। मतलब हम इंस्पिरेशन में हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एक्सपिरेशन में हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, बस वही मसल्स रिलैक्स हो रही होती हैं। तो दैट इज एक्सपिरेशन। बट एक्सपिरेशन में, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में आपको एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है,
ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम किसी और वीडियो में जानेंगे, आज के लिए बस इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। तो इस बात के लिए हमारे पास कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स चाहिए जो हमारी इंस्पिरेटरी मसल्स को कंट्रोल करें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर पाए तो इंस्पिरेशन हो जाएगी, ठीक है, जब वो रिलैक्स होंगी तो एक्सपिरेशन हो जाएगी। ये बेसिक आइडिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेडुला में जो है, ये जो सेंटर में ब्लू कलर के जो आपको न्यूक्लियर दिख रहे हैं, जब इनको करंट दिया गया, इनको स्टिमुलेट किया गया तो इंस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा था, इंस्पिरेटरी फायर्स कर रहे थे, इंस्पिरेशन फायर हो रही थी, तो इसीलिए इनको बोला गया इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। प्रेजेंट है डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, तो डीआरजी में प्रेजेंट है इंस्पिरेटरी न्यूरॉन, इसलिए डीआरजी को बोल दिया गया कि आई न्यूरॉन्स सेंटर है ये, ठीक है। ओके, जब वेंट्रल ग्रुप को स्टिमुलेट किया गया तो इंस्पिरेशन भी एक्टिवेट हो रही थी और एक्सपिरेशन भी एक्टिवेट हो रही थी कुछ एरियाज में, ठीक है, तो इसीलिए उन्हें बोला गया कि आई न्यूरॉन भी हैं और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट हैं वेंट्रल ग्रुप में, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि मेडुला में जो है दो एरियाज हैं, डोर्सल सिर्फ आई न्यूरॉन है और वेंट्रल उसमें दोनों टाइप के हैं, आई भी और ई न्यूरॉन भी है। ओके ओके, तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज प्री बोर्डसी। अब इसका क्या काम है? अब प्री बोर्डसी में पता चला कि इसमें कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जो खुद ही रिदम जनरेट कर पाते हैं, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पे वो रिदम जनरेट कर पाते हैं। तो क्या हुए ये पेसमेकर, ठीक है। ओके, इनको सेंट्रल पैटर्न जनरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी रेस्पिरेशन की मूवमेंट्स को, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो रिदमिक मूवमेंट है, रिदमिक जो हमारी एक्टिविटी है वो बिकॉज ऑफ प्री बोर्डसी होती। तो इसकी जब रिकॉर्डिंग करी गई तो पता चला कि ये इस तरीके से फायर होता है, एक रेगुलर इंटरवल पे फायर होता है, फिर नहीं होता, फिर फायर होता है, फिर नहीं होता, फिर फायर होता है, फिर नहीं होता। तो बेसिकली जो इंस्पिरेशन की जो रिदम है रेगुलर इंटरवल, दैट इज बिकॉज ऑफ प्री बोर्डसी कॉम्प्लेक्स। इसे रिदम जनरेटर या फिर पेस मेकर भी बोलते हैं। ओके, तो सब हमें पता चल गया कि इंस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होगा। तो हमें रेस्पिरेशन की रेगुलेशन जानने के लिए यही इंफॉर्मेशन काफी है। इंस्पिरेशन स्टार्ट कैसे होगा, एक्सपिरेशन स्टार्ट कैसे होगा, तो बेसिकली हमारा रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो इंस्पिरेशन पहले स्टार्ट करता है प्री बोर्डसी, ठीक है, और डोर्सल ग्रुप के आई न्यूरॉन्स को ये स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो ये फायर करेगा, यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा, जब ये इसको स्टिमुलेट करेगा तो आई न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो जाएंगे। जब आई न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये जो डोर्सल ग्रुप है स्पाइनल कॉर्ड से ये अटैच है हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ ऑल द मसल्स रिलेटेड टू इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेटरी मसल्स को ये एक्टिव कर देगा, स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ बात आती है कि इंस्पिरेशन स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। ओके, तो अब आप देख पा रहे हो व्हाट अबाउट एक्सपिरेशन। अब देखो, पहली चीज तो ये है कि जब इंस्पिरेशन ये स्टॉप हो जाएगा, बीच में रिदम नहीं आ रही, तो यहाँ पे स्टिमुलेशन भी स्टॉप हो जाएगा, है ना। जब स्टिमुलेशन स्टॉप हो जाएगा तो इनका कॉन्ट्रैक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। तो एक तो रीजन है एक्सपिरेशन कब होता है, जब इन्हीं एक्टिविटी के बीच में पोज आता है, एक्टिविटी ऑफ प्री बोर्डसी कॉम्प्लेक्स। जब नहीं एक्टिव होती वो न्यूरॉन्स तब एक्सपिरेशन अपने आप ही हो जाता है, राइट। एक तो है ये प्रोसेस, लेकिन इसका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है कि हमने बोल दिया कि प्री बोर्डसी की एक्टिविटी नहीं हो रही और एक्सपिरेशन हो गया। सो दिस कैन बी वन रीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज वेंट्रल ग्रुप। तो जब भी आई न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, ये आई न्यूरॉन्स हमेशा वेंट्रल ग्रुप के आई न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो जब भी हमें डीप इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, जब हमें इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को ज्यादा एक्टिवेट करना होता है, इंस्पिरेटरी मसल्स को ज्यादा स्टिमुलेट करना होता है, तब वेंट्रल ग्रुप जो है वो ज्यादा एक्टिव होगा। तो समझ रहे हो आप, डोर्सल ग्रुप हमेशा वेंट्रल ग्रुप को भी इंफॉर्मेशन भेजता है ताकि इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स जो है दोबारा से अब हमारी इंस्पिरेटरी मसल्स को जो है स्टिमुलेट कर पाए। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि डीप इंस्पिरेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। हमें जानना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, आखिर ये न्यूरॉन कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वही जानना, राइट। तो डीप इंस्पिरेशन के लिए डोर्सल ग्रुप वेंट्रल ग्रुप के आई न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा इंटेंस होगा, पहली बात, ठीक है। अब जो आई न्यूरॉन्स और ई न्यूरॉन्स हैं, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, अब अगर इसको भी स्टिमुलेट करें, वेंट्रल ग्रुप में स्टिमुलेशन जा रहा है,
अगर एक्सपिरेशन न्यूरॉन्स भी स्टिमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो एक्सपिरेशन तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसा चाहिए जो एक्सपिरेशन को इनहिबिट कर सके, है ना। जब इंस्पिरेशन हो रहा है तब एक्सपिरेशन न्यूरॉन्स, ई न्यूरॉन्स को इनहिबिट करने वाला कुछ चाहिए। तो इन दोनों के बीच जो है ये इसको इनहिबिट कर रहा होता है और ये इसको इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल इनहिबिशन में होते हैं हमेशा ये दो टाइप ऑफ न्यूरॉन, ओके, ठीक है। ये हम बाद में जानेंगे कि एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स कब स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। तो मेडुला में जो इंटरेक्शन वो समझ आया कि प्री बोट्स जो है रिदम जनरेट करेगा, इनिशिएट करेगा रेस्पिरेशन को यानी इंस्पिरेशन को, स्टिमुलेट करेगा डोर्सल और वेंट्रल ग्रुप के आई न्यूरॉन्स को, जो कि दोनों इंस्पिरेटरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हम इंस्पायर करेंगे। तो इस तरीके से इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोन्स के न्यूरॉन क्या कर रहे होते हैं। तो पोन्स के न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर जो है, न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक, देखो मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत कंफ्यूज होती थी कि किसका क्या रोल है, और आई थिंक आप भी होते होंगे। तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ जिससे आप हमेशा इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। कैसे? एपन्यूस्टिक सेंटर जो है, अब देखो एक इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है, एक एक्सपिरेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी इंस्पिरेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब हमें जानना है एपन्यूस्टिक सेंटर का नाम एपन्यूस्टिक क्यों पड़ा। एपन्यूस्टिक सेंटर को जब स्टिमुलेट किया गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एपन्यूसिस करता है। एपन्यूसिस क्या होता है? डीप इंस्पिरेशन, ठीक है। तो डीप इंस्पिरेशन कैसे करेगा कोई भी? जब इसको स्टिमुलेट करेगा, डोर्सल ग्रुप के आई न्यूरॉन्स को जब ये स्टिमुलेट करेगा तभी वो इंस्पिरेशन को इंटेंस करेगा। अब हम इंस्पायर करते जाएंगे, हमारे लंग्स इन्फ्लेट होते जाएंगे, ठीक है। जब हम इतना ज्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं कि बेसिकली आगे स्पेस नहीं बचता, यानी स्ट्रेच ज्यादा हो गया है, बस्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एपन्यूसिस, मतलब सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ लॉन्ग इंस्पिरेशन। एपन्यूसिस होता है स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग। कब होता है? जब लॉन्ग इंस्पिरेशन हो, मतलब डीप इंस्पिरेशन करेंगे तो हम स्ट्रेच रिसेप्टर की वजह से लंग्स फट ना जाए, इसकी वजह से रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है। ये हम जानेंगे कैसे होता है, ठीक है। अभी के लिए एपन्यूसिस करता है इस सेंटर को अगर स्टिमुलेट किया जाए तो एपन्यूसिस कैसे होगा? डीप इंस्पिरेशन से। तो इस तरीके से एपन्यूस्टिक सेंटर हमेशा इसको स्टिमुलेट करेगा डोर्सल ग्रुप में। उल्टा करेगा हमारा न्यूमोटैक्सिक। न्यूमोटैक्सिक क्या करेगा? न्यूमोटैक्सिक इसको इनहिबिट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एपन्यूसिस से बचाएगा। ये उल्टा करता है, मतलब प्रिवेंट करता है एपन्यूसिस को। बचाएगा कैसे? जब इंस्पिरेशन हो रहा होता है तब ये इंस्पिरेशन को कम करेगा, स्ट्रेच नहीं होने देता बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसीलिए ये आई को इनहिबिट करता है, मतलब इंस्पिरेशन को कम करता है। और क्या स्टार्ट करता है? इंस्पिरेशन को अगर खत्म करेगा तो क्या स्टार्ट होगा? एक्सपिरेशन स्टार्ट होगा। तो इट स्टिमुलेट एक्सपिरेशन, ठीक है। तो इंस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा और एक्सपिरेशन स्टिमुलेट हो जाएगा। सिंस एक्सपिरेशन स्टिमुलेट होता है, मतलब इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन की तरफ हम जाते हैं, इसीलिए ये जो है स्विच का काम करता है, स्विच बिटवीन आई एंड ई। तो रेस्पिरेशन में हमने इंस्पिरेशन कैसे स्टार्ट होता है ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक्सपिरेशन कैसे स्टार्ट होता है, मतलब हम इंस्पायर कर दिया बिकॉज ऑफ डोर्सल ग्रुप। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो इसे इनहिबिट करेगा सो दैट एक्सपिरेशन कैन स्टार्ट। फाइन, ओके, समझ आया? तो ओके, तो इस तरीके से ये जब डिक्रीज हो जाएगा, डोर्सल ग्रुप न्यूरॉन की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब डोर्सल ग्रुप की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है मतलब आई न्यूरॉन की डिक्रीज हो रही है। आई न्यूरॉन की डिक्रीज हो रही है मतलब ये इनहिबिशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब स्टिमुलेट कौन होगा? ई न्यूरॉन्स, क्योंकि ये म्यूचुअल इनहिबिशन में थे, तो ई न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा, इसीलिए ये खत्म हो जाएगा। मतलब ई न्यूरॉन को भी इनहिबिट करने वाला कोई नहीं है, बल्कि ई न्यूरॉन आई को इनहिबिट करेंगे। इसी को बोलते हैं स्विचिंग ऑफ इंस्पिरेशन टू एक्सपिरेशन विच इज नीडेड। अगर ये चीज नहीं होगी तो हम कभी भी इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन नहीं कर पाएंगे। आई समझ? तो इसीलिए सबसे पहला रोल है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का टू स्टार्ट एक्सपिरेशन, ठीक है। सेकंड एक और रोल है, जब इंस्पिरेशन होता है, जब इंस्पिरेटरी स्ट्रेच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारी वेगस नर्व कहां से लेके जाती है? जब इंस्पिरेशन ज्यादा होगा तो लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं,
लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रेच होंगे और हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे, मतलब ताकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है एक्सपिरेशन को स्टार्ट कर पाए। ठीक है, इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ठीक है, कि लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वैगस नर्व उस इंफॉर्मेशन को लाती है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर में लाती है, जिसकी वजह से ये इनहिबिशन करेगा किसका, इंस्पिरेशन का, जिसकी वजह से एक्सपिरेटरी न्यूरॉन फायर करेंगे ऑफ VRG। अब देखो एक्सपिरेटरी न्यूरॉन अगर फायर करते हैं तो क्या होता है, एक्सपिरेटरी न्यूरॉन एक्सपिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, और एक्सपिरेटरी मसल्स कौन सी होती है, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन जब भी चाहिए होता है हमें, तब जो है इस तरीके से ई न्यूरॉन्स फायर करते हैं। ओके फाइन, तो अगेन दिस इज हाउ रेस्पिरेशन कंटिन्यूस। तो इंस्पिरेशन होता है प्रीबोटसी की वजह से, डोर्सल ग्रुप स्टिमुलेट होते हैं, आई न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं, इंस्पिरेटरी मसल एक्टिव होती है। ठीक है, एपनेस्टिक सेंटर भी यही चीज कर रहा होता है, लेकिन न्यूमोटैक्सिक और एपनेस्टिक सेंटर के बीच में इतनी फाइन ट्यूनिंग होती है कि इंस्पिरेशन का एक्सप्रेशन में स्विच होना एक एब्रप्ट प्रोसेस नहीं, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होती है। इसीलिए ये सेंटर पोन्स में है, वो बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। जब भी CO2 बढ़ जाएगा, हाई एल्टीट्यूड पे हम चले जाएंगे, ठीक है, तब हमारे सेंटर काम आएंगे, ताकि इन दोनों के इंटरेक्शन को वो मॉड्यूलेट कर पाए और हम इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन का जो फेज है वो एक रेगुलर इंटरवल में हो पाए, नॉर्मल ब्रीदिंग की तरह। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि ये सेंटर कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके नॉर्मल ब्रीदिंग कराते हैं। ठीक है, लास्ट थिंग इज ट्रांजेक्शन ऑफ दीज सेंटर्स। अगर अलग अलग लेवल पे कई बार पूछा जाता है कि ट्रांजेक्शन अगर कर दें तो रेस्पिरेशन कैसे चेंज होगा। अब ये देखो, ये हमारा एरियाज है, ट्रांजेक्शन कर रही हूं मैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है पोन्स के ऊपर। ठीक है, अब जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें दो चीजें देखेंगे, एक में हम देखेंगे कि वैगस है, ठीक है, और एक में देखेंगे वैगस नहीं है। ठीक है, देयर इज नो वैगस। ओके, तो वैगस अगर होती है और हमने जो है पोन्स के ऊपर ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, तो पोन्स के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन किया तो नॉर्मल ब्रीदिंग आएगी, क्योंकि कोई सेंटर कट ही नहीं हुआ। ठीक है, वैगस इंटैक्ट है। लेकिन अगर वैगस नहीं है, वैगस अगर कट कर दे तो क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे वैगस की वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर से हमारा सिग्नल जो है न्यूमोटैक्सिक तक आता है, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन को स्टॉप करने की प्रोसेस कम हो जाएगी। समझ लो आप, एक्सपिरेशन को स्टार्ट करने के लिए स्विच का काम कौन करता है, न्यूमोटैक्सिक और वैगस नर्व। तो इनमें से दो में से एक कट हो गया है तो इंस्पिरेशन डीप हो जाएगा, मतलब एक्सपिरेशन कन्वर्ट होने में, स्विच होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो डीप इंस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा ट्रांजेक्शन होता है हमारा इन दोनों सेंटर्स के बीच में, मिड बोन, मतलब न्यूमोटैक्सिक गया, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक गया मतलब एक सेंटर फिर से गया स्विच वाला, तो अगेन देयर इज लॉन्ग इंस्पिरेशन, जिसे गैस्पिंग बोलते हैं। गैस्पिंग होगा, लंबा लंबा सांस लेगा पेशेंट, ठीक है, क्योंकि न्यूमोटैक्सिक चला गया। अब अगर वैगस भी कट कर दें तो दोनों ही सेंटर चले गए इंस्पिरेशन को स्टॉप करने वाले, ठीक है, तो यहाँ पे एपनेसिस हो जाएगा, एक्सपिरेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम मेडुला के सेंटर्स को भी कट कर दें, अगर मैं इस जो जंक्शन पे, पोन्स और मेडुला के जंक्शन पे अगर कट लगाऊं तो सारे सेंटर्स चले गए। ठीक है, रेगुलेटिंग ऊपर वाले सेंटर चले गए, ये वाले सेंटर चले गए। अब दोनों न्यूरॉन्स हैं वो फायर करेंगे, प्रीबोटसी फायर करेगा और ये अकॉर्डिंगली डील करेंगे। तो जो न्यूरॉन एक्टिविटी आएगी वो इरेगुलर एक्टिविटी आएगी। ठीक है, वैगस इंटैक्ट। अगर वैगस को कट कर दें तो ये ऊपर वाले तो है ही नहीं मैनेज करने के लिए, लेकिन वैगस कट करने से अगेन देयर इज रिफ्लेक्स वाले जो है वैसे ही कट हो जाएगी। वैगस भी तो मेन स्विच का काम करती है, अब इसकी वजह से इंस्पिरेशन थोड़ा सा डीप होगा, तो वैगस जब भी कट होगी तो इंस्पिरेशन डीप होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ कट होता है, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन है, ये थर्ड ट्रांजेक्शन है, ये ओके, तो ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट यहाँ आया है। फाइन, अब अगर यहाँ ट्रांजेक्शन दे दें तो मतलब सारे ऑर्गन जितने भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है सब कट हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगी, कोई रेस्पिरेशन नहीं होगा, चाहे वैगस हो या ना हो। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन एट वेरियस लेवल्स। समझ आया? तो इस तरीके से रेस्पिरेशन दिखेगा, हमें रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स दिखेंगे।
सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेरी है तो फिर भी कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।